स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के संपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी की क्लास हो रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है, तब तक बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको इकोनॉमिक्स का यहाँ पे नोट्स भी दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स पढ़ा करिए जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। इट मीन्स की सारी चीजें मेरे द्वारा, सारे कंटेंट मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस आप एप्लीकेशन पे इसे सिस्टमेटिक वे से फॉलो करिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बैच अवेलेबल है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, झारखंड में टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए आपको बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए, हरियाणा पीजीटी, अलग अलग राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है उसके लिए भी आपको बैच मिल जाएगा। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आपको कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि मांग का नियम आधारित है ना। तो आसान सी बात है कि मांग का नियम आधारित है, लेकिन देखिए जो ऑप्शन दे दिया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, क्योंकि आप तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जी मांग का नियम हमें क्या बताता है। तो मांग का नियम हमें क्या बताता है, तो मांग का नियम हमें ये बताता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, दो बातें बताता है। एक सेकेंड, मांग का नियम हमें क्या बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो आप उसकी मांग को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, है ना। अगर जो कीमत बढ़ेगा तो उस वस्तु की मांग को कम कर लेंगे। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि प्याज बहुत महंगा है। अगर जो प्याज बहुत महंगा होता है, अगर जो प्याज 80 रुपये पर केजी मिल जाता है, तो आप प्याज की मांग को कम कर देते हैं, अर्थात प्याज कम खरीदते हैं, है ना। और वहीं दूसरी तरफ ये बात भी ठीक हो जाएगी कि अगर जो वस्तु की कीमत में कमी आती है, अगर जो वस्तु की कीमत में कमी आती है तो आप अपने मांग को बढ़ा देते हैं। और अगर जो वही मान लीजिए कि प्याज की कीमत कम हो जाए, प्याज की कीमत सपोज करिए कि 10 रुपया पर केजी हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप 2, 3, 4, 5 केजी खरीद के आएंगे प्याज। लेकिन अगर जो प्याज 80 रुपये केजी है तो आप मुश्किल से एक केजी से 1 केजी या 2 केजी खरीद सकते हैं। तो मांग का नियम हमें यही बताता है ना कि जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आती है, और जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो मांग में वृद्धि होती है। तो ये क्या होता है, ये एक गुणात्मक कथन होता है, क्योंकि अगर जो कीमत कम होगा तो मांग बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। और अगर जो कीमत में वृद्धि होगी तो मांग कम होगी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो मांग का नियम हमें क्या बताता है, मांग का नियम ये बताता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी वस्तुओं की,
और जब वस्तु की कीमत कम होगी तो लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक गुणात्मक कथन हो गया। अगला प्रश्न कि कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है, देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है, कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है। तो जब मांग वक्र को आप लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, आप यही तो पढ़ते हैं ना। देखिए आसान भाषा में देखिए, इधर क्या होता है, यहाँ होता है वस्तु की कीमत, और यहाँ क्या होता है, वस्तु की मांगी गई मात्रा अर्थात मांग होता है। तो क्या होता है सर, तो जब वस्तु की कीमत कम होती है, मान लीजिए कि वस्तु की कीमत अगर जो 10 रुपए है, 10 रुपए अगर जो वस्तु की कीमत है, तो मान लीजिए कि किसी वस्तु की 5 इकाइयों की मांग आप करते हैं, किसी वस्तु के 5 यूनिट का आप मांग करते हैं। वहीं अब कीमत 10 की जगह पे मान लीजिए कि 15 रुपए हो जाएगी। तो जब कीमत 15 रुपए हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अब आप अपने मांग को घटा करके 5 के जगह पे हो सकता है कि आप उस वस्तु को आप अब 4 ही यूनिट परचेज करें। फिर क्या होगा कि फिर मान लीजिए कि अब यहाँ पे कीमत कितनी थी, 15 रुपए थी। अब मान लीजिए कि फिर कीमतों में वृद्धि हो जाती है, अब कीमत यहाँ पे 20 रुपए हो जाती है। तो कीमत जब 20 रुपए हो जाती है तो फिर आप अपने मांग को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, और मान लीजिए कि अब आप 3 ही यूनिट मांग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र कैसा होता है, कुछ इसी प्रकार का होता है ना, कुछ इसी प्रकार का होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर मूल बिंदु के नीचे होता है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो कुल मांग वक्र प्रारंभ कहाँ से होता है, मूल बिंदु से नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा में कमी आती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 10 से 20 कीमत बढ़ रही है ना, तो मांग में कमी आ रही ना, 5 से 3 पे मांग चला आ रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है, सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करिए। और बहुत जल्द मैं अनाउंस करने वाला हूँ महामैराथन की क्लास। इस बार महामैराथन की क्लास लेकर के आऊंगा तो लाइव आऊंगा, है ना, और प्रयास करूंगा कि उसमें इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन को सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है ना। इस बार महामैराथन होगी तो मैं लाइव क्लास लूंगा कम से कम 5 से 6 घंटे का, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। अगला प्रश्न है, आपूर्ति क्या होता है, आपूर्ति क्या होता है। चलिए आपने मांग तो देख लिया, आपूर्ति क्या होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं सर, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई, और कोई। सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल होता है। तो आपूर्ति क्या होता है, तो देखिए आपूर्ति का मतलब ये होता है कि आपूर्ति से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है, आपूर्ति से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार होता है, वही तो होती है आपूर्ति। और आपूर्ति वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपको समझ में आना चाहिए कि पूर्ति का विस्तार तथा संकुचन एक ही पूर्ति वक्र पे होता है। अब इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ये एसएस वक्र होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अर्थात सामान्य आपूर्ति वक्र का ढाल क्या होता है, हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि आपूर्ति क्या होगी, हमेशा और हमेशा बढ़ाई ही जाती है। सो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से संबंधित है। अब देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या उत्तर आ रहे भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से संबंधित है। तो देखिए जब हम मांग को पढ़ते हैं तो जब हम लोग मांग की बात करते हैं, मांग को पढ़ते हैं, तो मांग के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बस एक्चुअली यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अमूमन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि क्यू डेल्टा क्यू अपान क्यू
इंटू डेल्टा पी अपान पी, यही तो पढ़ते हैं ना जब मांग की लोच पढ़ते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो कीमत हो गया, और ये क्या है, ये मांगी गई मात्रा है, अर्थात डेल्टा क्यू अपान क्यू जो है वो क्या होता है, मांगी गई मात्रा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जा सकती है। क्या उत्तर होगा कि दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जाती है। जैसे दुर्लभ चित्र की बात करें तो बहुत एक फेमस चित्रकार है मोनालिसा, आपने सुना होगा। उनकी जो चित्रकारी है वो बहुत महंगे दामों में बिकती है। ठीक है, दुर्लभ चित्र हो गए या दुर्लभ टिकट हो गया। जैसे बहुत सारे लोग जब यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं, वो क्या लेते हैं, बिजनेस क्लास लेते हैं। ठीक है, कि भैया हमारा बिल्कुल सेपरेट सारा रहेगा। या जब आप थिएटर में मूवी देखने ही जाते हैं तो देखते हैं कि कई प्रकार की सीटें होती हैं। ठीक है, बालकनी होता है और उसके बाद उसमें बहुत सारे प्रकार के कैटेगरी होते हैं। तो एक टिकट ऐसा भी होता है जो बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं। ऐसा क्यों लोग करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्नाब प्रभाव के शिकार होते हैं। अब स्नाब प्रभाव क्या होता है, तो स्नाब प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि आती है, जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि आती है तो समाज का कुछ वर्ग, समाज का समाज का कुछ वर्ग या समाज के कुछ लोग क्या करते हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण उस वस्तु की मांग में क्या करते हैं, कमी लाते हैं। लेकिन वही एक जो समाज का दूसरा वर्ग होता है वो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के बावजूद भी वो वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि हम अब प्रदर्शन करें, हम ये दिखाएं कि हम बड़े अमीर हैं, है ना। जैसे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं कि बेरोजगार हैं लेकिन एप्पल का फोन लेकर के घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो क्या है, वो बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जाती है, तो स्नाब प्रभाव से की जाती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, तो अब देखिए दोनों बात आपको समझनी होगी। एक होता है आय प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब क्या होता है, आय प्रभाव का मतलब क्या होता है, आय प्रभाव का मतलब ये होता है कि अगर जो आपकी आय में वृद्धि होती है, तो जब आपकी आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि आप वस्तु की मांग को बढ़ा देंगे। ठीक है, वस्तु की मांग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। एक बात ये भी ठीक है, और दूसरी बात ये भी सही है कि अगर जो आपकी आय में कमी आती है तो आप उस वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आय प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब आप की आय में परिवर्तन होता है तो आप अपने मांग में भी परिवर्तन करते हैं, तो इसे आय प्रभाव बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब ये होता है कि अगर जो वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण जब आपका मांग परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो आप उसी आय से, जितनी आय आपकी पहली थी उसी आय से आप उस वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, और बात ये भी ठीक हो जाएगी कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आप क्या कर देते हैं, उस वस्तु की मांग को कम कर लेते हैं। तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों प्रभाव के कारण मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जितने लोग भी
ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि आय प्रभाव क्या होता है। तो आय प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब आपकी आय में परिवर्तन होता है तो इसके कारण आप अपने मांग को भी परिवर्तित कर लेते हैं। अर्थात आय बढ़ता है तो मांग को बढ़ा देते हैं, आय कम होता है तो मांग को कम कर देते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो आप उस वस्तु की मांग को बढ़ा लेंगे, या जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आप उसकी मांग को कम कर लेंगे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए वाले कितने हैं बताइए, कितने बोल रहे हैं? सब ए बोल रहे हैं, सब ए बोल रहे हैं ना? कोई ऐसा है जो ए नहीं बोला है? थोड़ा सा मैं देखूं कमेंट। हाँ ठीक है, तो जितने भी ए नहीं बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर बेसिकली जो होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे जो मांग वक्र में जो मांग में ऋणात्मकता आती है वो किसके कारण आती है? वो आती है आपके प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। ठीक है, आय प्रभाव तो आपने समझ लिया कि आय प्रभाव क्या होती है, लेकिन मांग वक्र में ऋणात्मकता क्यों आती है? तो वो इसलिए आती है क्योंकि जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो आप उसी आय से अपने मांग को बढ़ा लेते हैं। ये बात भी ठीक होती है। और दूसरी बात ये जो ये प्रश्न में मेंशन किया गया है, दूसरी बात में ये होता है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आप उसकी मांग को क्या कर देते हैं? कम कर लेते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि अब बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन को डिस्टर्ब करूंगा, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं कि बस कॉपी पेस्ट करके उत्तर कर रहे हैं, है ना? मैं किसी से भी ये उम्मीद नहीं करता हूं कि आप कॉपी पेस्ट कर करके उत्तर करें, है ना? अगर जो आपको देख के ही उत्तर करना है तो ये लोग आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलेंगे, है ना? तो मैं रोज एक प्रयास करूंगा अब कि किसी एक प्रश्न में थोड़ी बहुत गलती हो, है ना? ताकि आप भी अनसर्टेन रहे कि जो सर बता रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि ठीक है सर तो बता ही देंगे, लेकिन परीक्षा में ना मैं आपको मिलूंगा परीक्षा हाल में, और ना ही ये जो बच्चे इतने सारे कमेंट कर रहे हैं ये मिलेंगे। आप अकेले रहेंगे। तो कभी भी दूसरे का उत्तर देख करके आप कॉपी पेस्ट करके उत्तर देने का प्रयास ना करिए, है ना? चलिए, क्या उत्तर आ रहे सर? तो मार्शल, अब एक प्रश्न आपके पेपर में पक्का यहां से पूछा जाएगा कि मांग का गणनावाची उपयोगिता सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था भैया? तो ये तो मार्शल ने दिया था ना, मार्शल ने दिया था ना। ठीक है, उसके बाद मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत किसने दिया था? सैमुअल्सन साहब। ठीक है, सैमुअल्सन साहब। ठीक है, मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत की अगर जो बात करें तो हिग्स कहाँ पे है? हिग्स पहले नंबर पे है। और अनिश्चितताओं के अंतर्गत उपयोगिता सूचकांक सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन वोन न्यूमैन ने दिया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि 2 4 1 3 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसमें से कौन सा एक कथन ऐसा है जो सत्य है, बेसिकली आपको बताना है। अच्छा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो लोग भी अभी तक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को एक रणनीति के माध्यम से सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको आपका कोर्स पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि थियरी पढ़ना जरूरी है। एक बार सिस्टमेटिक वे से थियरी पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारे प्रश्न आपके सही होने लगेंगे। कंप्लीट मैं खुद की लिखी हुई हैंडराइटिंग नोट्स भी आपको दे रहा हूँ ताकि आप रिवीजन भी करते रहें। रोज 1 घंटे कम से कम नोट्स पढ़िए। टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, टेस्ट देते रहिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दी जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं सब, सब बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं क्या आपकी बात ठीक है? चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की भी मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है कि यदि वस्तु की मांग अधिक है
तो साधन की भी मांग क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, ट्रैक्टर बनाती है कंपनी। तो ट्रैक्टर की मांग में अगर जो वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ट्रैक्टर का उत्पादन करने वाली जो कंपनी है वो क्या करेगी, उसको ज्यादा श्रमिकों की जरूरत होगी, उसे ज्यादा उपकरणों की जरूरत होगी। तो जब ट्रैक्टर की मांग बढ़ जाएगी तो ट्रैक्टर बनाने के लिए काम करने वाले श्रमिकों की मांगी जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी, अर्थात मजदूरों की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब कि एक वस्तु की मांग बढ़ा है, अगर जो ट्रैक्टर की मांग बढ़ी है तो जो ट्रैक्टर बनाने के उत्पादन के साधन होते हैं उन साधन की भी मांग में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। क्या ये बात ठीक है? चलिए, इजी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया, अभी कुछ देर पहले इस बारे में मैं बात कर रहा था आपसे कि वस्तु की सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं की तरफ गिरता हुआ होता है, बाएं से दाएं की तरफ गिरता हुआ होता है। कुछ ऐसा ही होता है ना कि अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आप उस वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं, कम करते चले जाते हैं, ठीक है। वस्तु की कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत, अगर जो इधर कीमत लिया जाए तो अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो मांगी गई मात्रा में मांग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे अगर जो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो 10 रुपए में मान लीजिए कि वो 5 यूनिट किसी वस्तु की मांग कर रहा है, फिर उसकी कीमत बढ़ के अब 15 रुपए हो जाती है तो वो केवल 4 ही यूनिट मांग कर रहा है, फिर अगर जो 20 यूनिट हो जा रही है तो वो केवल 3 यूनिट मांग कर रहा है, अर्थात कीमत में बढ़ोतरी से मांग में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और ये भी बात ठीक हो जाएगी कि अगर जो कीमत में कमी आएगी तो मांग में वृद्धि होगी, इसका उल्टा भी ठीक है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं की तरफ गिरता हुआ होता है, बिल्कुल ठीक है। और कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर जो कीमत में वृद्धि होगी तो आय प्रभाव क्या होगा, धनात्मक होगा, और अगर जो कीमत में कमी आएगी तो कीमत में वृद्धि होगी तो आय प्रभाव ऋणात्मक होगा, और कीमत में अगर जो कमी आएगी तो आय प्रभाव धनात्मक होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तक में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग हुआ है उसे लोकप्रिय किसने बनाया है, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा आराम से करिएगा। ठीक है। तो अगर जो हम लोग बात करें कि आधुनिक अर्थशास्त्र की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आधुनिक अर्थशास्त्र की, यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है, किनकी बात नहीं हो रही है, जेवेंस की बात नहीं हो रही है, और किसकी बात नहीं हो रही है, कमेंट करके बताइए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की अगर जो बात करें तो इसमें सर्व प्रमुख कौन है, मार्शल साहब हैं, और मार्शल साहब ने ही ये बताया, मार्शल साहब ने ही मांग वक्र को बताया, मांग वक्र को बताया। मांग वक्र क्या होता है, वही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इधर क्या हो जाएगा, इधर वस्तु की कीमत हो जाएगी और इधर वस्तु की मांगी गई मात्रा हो जाएगी, ठीक है, मांग हो जाएगी। तो अगर तो मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो आप मान लीजिए कि उस वस्तु की 5 इकाई का मांग कर रहे हैं, लेकिन अब उस वस्तु की कीमत बढ़ करके मान लीजिए कि 15 रुपये हो जाएगी, तो अब अपने मांग को आप कम कर लेंगे, अब मांग आप मान लीजिए कि केवल 4 ही करेंगे। उसके बाद मान लीजिए वस्तु की कीमत और बढ़ जाए, अब 15 की जगह पे वस्तु की कीमत कै रुपए की हो जाए, 20 रुपए की हो जाए, तो अब आप उस वस्तु की मांग को और कम कर लेंगे, 3 यूनिट कर लेंगे। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो यही मांग वक्र की बात कौन करते हैं, मार्शल करते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तक में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग किया उसे लोकप्रिय किसने बनाया, तो मार्शल ने बनाया। अगला,
विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी क्या करते हैं? अब विकुंचित मांग वक्र कहाँ पे आप पढ़ते हैं? तो ये अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो पाल स्वीजी साहब ने दिया था। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किस बाजार की स्थिति में दिया गया था? तो अल्पाधिकार के अंतर्गत दिया गया था। अल्पाधिकार क्या होता है? तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता हो, सॉरी, अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं, ठीक है। और अल्पाधिकार के अंतर्गत ही कार्टेल आता है। कार्टेल का निर्माण कहाँ पे होता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत। कार्टेल क्या होता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत जो कुछ फर्में होती हैं, ये स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है और यही कार्टेल निर्धारित करता है कि वस्तु की कीमत क्या होगी। वो वस्तु की कीमत को न्यूनतम रखता है। इस क्यों रखता है? इसलिए रखता है कि कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री न कर जाए, है ना। उसके बाद अब विकुंचित मांग वक्र की बात करते हैं। तो विकुंचित मांग वक्र की बात कौन करता है? पाल स्वीजी साहब करते हैं। पाल स्वीजी साहब क्या बताते हैं? कहते हैं, चलिए पहले बताइए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? बी होगा कि डी होगा? परस्पर निर्भरता को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? परस्पर निर्भरता को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? कपट संधि नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भैया? बहुत सारे हिडन टर्म एंड कंडीशन होते हैं। कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। यही तो कार्टेल क्या करता है? कार्टेल कीमत को कम से कम रखता है। लेकिन यहाँ पे विकुंचित मांग वक्र की बात हो रही है, तो विकुंचित मांग वक्र के अंतर्गत पाल स्वीजी साहब ने क्या कहा कि जो ऊपर वाला वक्र होगा वो लोचदार होगा और जो नीचे वाला वक्र होगा वो क्या होगा? बेलोचदार होगा। नीचे वाला वक्र क्या होगा? बेलोचदार होगा। अब देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े ये सारी चीजें हो नहीं पाएंगी, है ना, क्योंकि बहुत इसमें बहुत टेक्निकल चीजें होंगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि उपरोक्त सभी करते हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है, अर्थात परस्पर निर्भरता को भी स्वीकार करते हैं, कपट संधि नहीं करते हैं और कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास भी करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मांग जन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से सृजित होती है। तो देखिए, इजी सी बात है, जो हमारे पुराने वाले छात्र होंगे उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। नए वालों के लिए भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि नए वालों का भी कुछ हो जाए, है ना, वो भी समझ जाए। तो देखिए, मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है, मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं और इसी को ही आम बोलचाल में हम लोग अपने घरों में बोलते हैं कि बड़ी महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है, ठीक है। और महंगाई कब आ जाती है? महंगाई तब आती है जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। वस्तु की कीमत कब बढ़ती है? जब किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा हो और उसका उत्पादन अर्थात पूर्ति कम हो। तो जाहिर सी बात है कि किसी वस्तु का मांग बहुत ज्यादा होगा, उत्पादन कम होगा, अर्थात पूर्ति कम होगा, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई आएगी और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलेंगे। मुद्रास्फीति जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? एक जो होता है वो मांग जन्य मुद्रास्फीति होती है। मांग जन्य मुद्रास्फीति, मांग जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य मुद्रास्फीति का मतलब कि मांग में होने वाली वृद्धि के कारण जब महंगाई उत्पन्न होती है तो उसे मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसकी बात जो करते हैं वो किन्स साहब करते हैं। कौन करता है? किन्स साहब कहते हैं। किन्स साहब कहते हैं कि देखिए, मांग जन्य मुद्रास्फीति के अंतर्गत जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया जब लोग बढ़ेंगे तो मांग भी तो बढ़ेगी। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत सारे वस्तुओं की मांग करता है ना, मांग करता है कि नहीं करता है? तो जब जनसंख्या बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग बढ़ती है और जब मांग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि मांग तो कोई भी कर सकता है। हम और आप सैकड़ों वस्तुओं की मांग करते हैं, लेकिन क्या किसी एक वस्तु का उत्पादन करते हैं या किसी एक वस्तु की पूर्ति करते हैं? तो नहीं करते हैं ना। तो मांग अगर जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जनसंख्या बढ़ने के कारण और पूर्ति नहीं बढ़ पाएगी अर्थात उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी और जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तो इसे ही कहेंगे कि मांग जन्य मुद्रास्फीति आ गई है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य मुद्रास्फीति,
तो लागत जन्य मुद्रास्फीति मतलब किसी वस्तु की उत्पादन लागत जब बढ़ जाती है, ठीक है। जब उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाएगी। उत्पादन लागत, अब उत्पादन लागत कैसे बढ़ेगी कि मान लीजिए कि श्रमिक कहे कि हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए, या जहां से कच्चा माल कोई फर्म उठा रहा है वो फर्म क्या कहे कि हम कच्चा माल अब महंगा देंगे, तो उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो जाती है, तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है, कीमत में वृद्धि होगी, महंगाई आएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लागत जन्य मुद्रास्फीति। और मांग जन्य मुद्रास्फीति आपने देख ही लिया। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है कि मांग जन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से सृजित नहीं होती है। तो किसके कारण सृजित नहीं होगा, अर्थात कौन ऐसा होगा जो मांग को नहीं बढ़ाएगा। तो मांग को कौन नहीं बढ़ाएगा, तो ऊंची कर दर। अगर जो सरकार कर की मात्रा ज्यादा लगा देगी तो जाहिर सी बात है कि आप मांग को कम करेंगे, क्योंकि जो जिस पैसे से आप मांग कर सकते हैं उस पैसे को आप अब टैक्स के रूप में दे दे रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग में होगी। अब प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो प्रतिस्थापित वस्तुएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि प्रतिस्थापित वस्तुएं क्या होती हैं, तो प्रतिस्थापित वस्तुएं ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के जगह पे प्रयोग में आती हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि चाय और कॉफी, ठीक है, चाय और कॉफी। तो मान लीजिए कि चाय भी 10 रुपए का मार्केट में मिल रहा है और कॉफी भी 10 रुपए का मार्केट में मिल रहा है। चाय काफी दोनों मार्केट में मिल रहा है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है ना कि आप एक समय में या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप चाय भी पी लेते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं। सुबह में 7 बजे उठ के ऐसा नहीं होता है कि चाय काफी आप दोनों पी लें, या तो आप चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं। तो मान लीजिए कि चाय की कीमत में वृद्धि हो जा रही है, ठीक है, चाय की कीमत में क्या हो जा रही है, चाय की कीमत में अगर जो वृद्धि हो जा रही है, मान लीजिए कि चाय पहले 10 रुपए का मिलता था, अब चाय 10 रुपए की जगह पे 15 रुपए का मिलने लगे, अर्थात चाय की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि कहेंगे कि भैया चाय की कीमत में तो वृद्धि आ गई, तो आप चाय की मांग को कम कर देंगे, चाय की मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जब चाय पीना कम कर देंगे तो फिर आप कहाँ पे चले जाएंगे, कहेंगे कि भैया कॉफी तो 10 ही रुपए का मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉफी पियेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे। तो क्या होगा कि जब एक वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, अब कीमत में गिरावट आने की बात है, अर्थात मान लीजिए कि चाय हो गया और ये कॉफी हो गया। तो अगर जो चाय की कीमत में गिरावट आती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि, हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाँ कोई दिक्कत, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, तो प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में मतलब चाय अगर जो, ध्यान समझिएगा कि चाय और कॉफी दोनों है, तो अगर जो कॉफी की कीमत में गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है कि लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, लोग चाय की मांग को कम कर देंगे, चाय की मांग को कम कर देंगे और कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे। तो वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई है कि नहीं है, ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, कि देखिए जब प्रतिस्थापित वस्तु मतलब दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तुएं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि जब दो प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तब वस्तु की मांग में होगी एक्चुअली, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली इस प्रश्न को इसे थोड़ा सा और अच्छे से देना चाहिए था, है ना, इस प्रश्न को थोड़ा सा इसे और अच्छे से देना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट का ये विषय है ना। तो देखिए ये बेसिकली यही पूछ रहा है कि अगर जो किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो दूसरे वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, ठीक है, कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरे वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। ये कीमत में गिरावट होना नहीं चाहिए, जब कीमत में गिरावट आएगी तो इसी के मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ये मिसप्रिंट का विषय है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, और जो लोग ए बोल रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन अमूमन आपके पेपर में गिरावट नहीं देता है, वृद्धि ही देता है, ठीक है। तो अगर जो गिरावट देगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और अगर जो वृद्धि देगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न,
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, एक प्रश्न यहां से पक्का आपके पेपर में पूछता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछता है। ठीक है, कि एक प्रश्न, हाँ, कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सभी लोग लाइक शेयर किया करिए। शिवानी श्रीवास्तव जी, शिखा विश्वकर्मा जी, ज्योति चौरसिया जी, रूबी गुप्ता जी, नीलम कुमारी जी, सदानंद मिश्रा जी, तस्नीम खान जी, भगवंती जी, ज्योति चौरसिया जी, अक्षय जी, फरीन फातिमा जी, अभी चौधरी जी, लाल बहादुर जी, ठीक है, मीनू यादव जी, राकेश विंद जी, राजन सिंह जी, सर्वेश कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, चंद्रजीत यादव जी, रवि कुमार जी, सर्वेश कुमार जी, अंजना जी, सुनीता गुप्ता जी, अरविंद कुमार जी, अरविंद प्रसाद जी, पुष्पा शर्मा जी, राजकुमार प्रजापति जी, संजय लाल बहादुर जी, चिड़िए। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। गोसेन का क्या कहा जाता है? प्रथम नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास की बात सबसे पहले गोसेन साहब ने किया था, लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप किसने दिया? तो मार्शल ने दिया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है? तो ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों में हम वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो हम उसकी मांग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो हम उसकी मांग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर जो आपको भूख लगी है, तो जब भूख लगी है तो पहली रोटी आपके सामने आएगी ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन जब दूसरी रोटी आएगी तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी जितनी पहली थी। तीसरी आएगी तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी जितनी दूसरी थी, क्योंकि अब आपकी धीरे धीरे भूख मिट रही है। तो इसी कारण से जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब आप उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है तो आप उसकी मांग को कम कर देते हैं। क्योंकि 6-7 रोटी का उपभोग जब आप कर लेंगे तो कहेंगे कि भैया अब हमें रोटी का उपभोग नहीं करना है। अगला प्रश्न, कि उपभोक्ता व्यवहार में प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने में निम्नलिखित में से कौन एक अपरिवर्तित है? ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? कि उपभोक्ता व्यवहार में प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने में निम्नलिखित में कौन एक अपरिवर्तित है? कौन एक अपरिवर्तित है भाई? ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सी बोल रहे हैं। सी के अलावा कोई और है? सी के अलावा कोई और है? ठीक है, ठीक है, और कोई? ऑप्शन नंबर, चलिए आराम से करिए, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी तो कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, और कोई? तो देखिए, ठीक, ठीक है, और कोई? सब सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। तो देखिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुए बिना, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुए बिना जब दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में इस तरीके से परिवर्तन आता है कि उपभोक्ता विशेष की स्थिति में न हो, अर्थात ना ही वो अच्छी स्थिति में हो और ना ही वह क्या हो? बुरी स्थिति में हो। तो ये जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर ए होगा अर्थात वास्तविक आय होगा, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो उपभोक्ता व्यवहार में प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने में निम्नलिखित में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? तो उपभोक्ता की वास्तविक आय जो होगी वो अपरिवर्तित होगी।
क्योंकि अब देखिए ये कितना आसान सा प्रश्न है, इतने सारे लोग सी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए आपकी जो वास्तविक आय है वो तो स्थिर होगी, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है, यही तो होता है ना कि जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है और आपकी जो आय होती है वो स्थिर होती है, आय स्थिर होती है। और जब वस्तु की कीमत बढ़ता है और आय स्थिर होता है तो आप अपने मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये भी बात ठीक है। और दूसरी बात ये भी ठीक है कि अगर जो आपकी आय स्थिर है और वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो आप अपने मांग को बढ़ा लेते हैं, तो आपकी वास्तविक आय तो स्थिर ही होगी ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उपभोक्ता के संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त है। अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है। और सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देखें फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं और कोई? तो देखिए इजी सी बात है भाई, MRS(XY) इज इक्वल टू PX/PY, ठीक है, PX/PY। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि उपभोक्ता के संतुलन के अगर जो उपभोक्ता संतुलन में आना चाहता है तो इसके लिए दो शर्त आवश्यक होते हैं। पहला शर्त क्या होता है कि अधिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, और दूसरा शर्त क्या होता है कि संतुलन बिंदु पर उदासीन वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोत्तर हो। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संतुलन बिंदु पर MRS(XY) जो होता है वो घटती हुई होनी चाहिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अब इन्हीं सारे प्रश्नों के लिए मैं बोलता हूँ कि यार कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के इन सब प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और जो लोग भी अभी तक कॉन्सेप्ट की क्लास में नहीं जुड़े हैं आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट अलग अलग बैच वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। एक बार सिस्टमेटिक वे से थियरी को पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कहीं बहुत ज़्यादा कोई समस्या होने वाली नहीं है। कंप्लीट कोर्स मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। एक तरफ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दे करके देखिए गलती कहाँ हो रही है, उसमें सुधार करिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और आपको करंट की भी क्लासेस करवाई जाएंगी। सब कुछ कवर कराया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। और एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। लेकिन डायरेक्ट कोर्स को परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि फिर आपको बैच में मुझे ऐड कराना होगा। सभी बैच उपलब्ध हैं, उत्तर प्रदेश का बैच अवेलेबल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सारे बैचेज अवेलेबल हैं। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? उत्तराखंड में जो लेक्चरर की वैकेंसी है उसके लिए बैच अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में सेट के लिए, मतलब सभी बैच अवेलेबल है। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जा करके देख सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर कि गिफिन वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? तो गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को क्या कर देता है? कम कर देता है। उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता मांग को कम कर देता है। हालांकि मांग का नियम क्या बताता है? वो ये बताता है कि अगर जो आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता मांग को भी बढ़ाएगा। लेकिन गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जिसके अंतर्गत यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है
तो वो वस्तु की मांग को कम कर देता है। जैसे बाजरा का उदाहरण दिया जाता है, जैसे मिट्टी के तेल का उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसकी स्थापन्न वस्तु भी होती है। तो क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं आप। चलिए, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? तो देखते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव का चिन्ह ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ठीक है। अभी तो मैंने बताया कि आय बढ़ेगा तो मांग में कमी आएगी, और आय प्रभाव का चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होगा। तो ये भी बात ठीक होती है कि अगर जो आय में वृद्धि होगी तो मांग में कमी आएगी। और ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि मान लें कि एक वस्तु का उत्पादन ऐसा उद्योग करता है जिसमें ह्रासमान लागत नियम लागू हो, अन्य बातों के समान रहते हुए वस्तु पर बिक्री कर का प्रभाव यह पड़ेगा कि। अब देखिए, ये बात आपको जानना चाहिए कि वृद्धिमान लागत नियम क्या होता है, स्थिर लागत नियम क्या होता है, ह्रासमान लागत नियम क्या होता है ना। ये सारी चीजें मेरे द्वारा आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाई जा रही है सिंपल सटीक साधारण भाषा में, ठीक है। तो देखिए, अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ह्रासमान लागत नियम का मतलब ये हुआ कि जब कोई फर्म किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के साधनों को बढ़ाती है, तो जितना खर्च उत्पादन के साधनों पे होता है उतनी तेजी से वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फर्म पेन का उत्पादन कर रही है, तो पेन का उत्पादन करने में वो श्रम की मात्रा को और बढ़ाए, तो पता चले कि पेन बेच करके उतना लाभ उसे मिल ही नहीं रहा है जितना श्रमिक लगा करके उसे मजदूरी देना पड़ रहा है। अर्थात ह्रासमान लागत का नियम क्या कहलाता है कि यहाँ पे फर्म जो है वो साम्य की अवस्था में नहीं है, और फर्म जैसे अपने उत्पादन को बढ़ा रहा है, उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहा है, तो उत्पादन के साधनों को बढ़ाने से जितनी तेजी से उत्पादन लागत बढ़ रही है उतनी तेजी से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा है। तो इसे ही ह्रासमान लागत नियम बोलते हैं, और ये तृतीय अवस्था में पाया जाता है। तीसरी अवस्था में जब संतुलन की स्थिति खत्म हो जाती है उसके बाद ये अवस्था पाया जाता है, ठीक है। तो एक तो फर्म क्या हो गया, ऑलरेडी घाटे में चल रहा है, और जब फर्म ऑलरेडी घाटे में चल रहा है और इस पर बिक्री कर लगा दिया जाए, सरकार क्या करे, बिक्री कर लगा दे, तो जाहिर सी बात है कि फर्म क्या करेगा कि वस्तु की कीमत को बढ़ा देगा, अर्थात उपभोक्ता की कीमत में वृद्धि होगी, उस पर कर की मात्रा से अधिक होगी, अर्थात उपभोक्ता क्या करेगा, ज्यादा महंगा इस वस्तु को खरीदेगा। क्यों? क्योंकि फर्म एक तो ऑलरेडी ह्रासमान लागत नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, अर्थात वो तो ऑलरेडी नुकसान में चल रही है, दूसरा सरकार उस पर बिक्री कर लगा दे रहा है। तो अगर जो वो कीमतों में वृद्धि करके मार्केट में वस्तु को नहीं बेचेगा, तो फिर उसे अपने जेब से पैसा लगा करके वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, और कोई भी फर्म ऐसा करना नहीं चाहेगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि एंजिल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? अब एंजिल साहब की बात हो रही है, तो देखिए एंजिल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री है ना। एंजिल साहब क्या है, एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के एक समूह या समाज का अध्ययन किया, और इन्होंने ये पाया कि जब इन लोगों की आय बढ़ रही है ना, इन लोगों की आय जब बढ़ रही है, तो ये लोग तीन तरीके से अपने व्यय को परिवर्तित कर रहे हैं। तो उन्होंने पहली कंडीशन में ये बताया कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है, जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उतनी तेजी से लोग खाद्यान्न पे खर्च नहीं कर रहे हैं, अर्थात रोटी चावल दाल पे खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये बात सही भी है कि अगर जो आपके पास 5,000 रुपए की सैलरी आ रही, अगर जो आपके पास 5,000 रुपए की इनकम है, तो 5,000 रुपए में आप क्या उपभोग करेंगे, रोटी का, चावल का, दाल का, यही सब तो करेंगे। लेकिन अगर जो आपके पास 5 लाख रुपए पर महीने के आए, तो भी तो आप रोटी चावल खाएंगे ना। तो मतलब अगर जो आपकी आय बढ़ रही है, तो जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ रही है उतनी तेजी से खाद्यान्न पे होने वाला व्यय नहीं बढ़ता। उसके बाद दूसरी कंडीशन पे ये बताते हैं कि इन लोगों की आय में जब वृद्धि हो रही है, तो जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है, इसी अनुपात पे लोग कपड़ा और मकान पे पैसा खर्च कर रहे हैं, अर्थात जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उतना ही ये लोग खर्च कपड़े और मकान पे कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन में ये क्या बताते हैं कि लोगों की आय जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे कहीं बहुत तेजी से वृद्धि
लोग किस पे खर्च, उससे कहीं बहुत तेजी से खर्च लोग किस पे कर रहे हैं, शिक्षा पे कर रहे हैं, ठीक है, और मनोरंजन पे कर रहे हैं, मनोरंजन पे कर रहे हैं। तो यही एंजल साहब का नियम है, थोड़ा ध्यान से इस बात को देख लीजिएगा कि एंजल साहब ने क्या कहा। एंजल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और समाज का अध्ययन करके देखा कि जब इन लोगों की आय बढ़ रही है तो क्या असर पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जितनी तेजी से इन लोगों की आय बढ़ रही है उतनी तेजी से खाद्यान्न पे होने वाला व्यय नहीं बढ़ रहा है। जितनी दूसरी कंडीशन में इन्होंने देखा कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उसी अनुपात में कपड़ा और मकान पे व्यय हो रहा है। और तीसरी कंडीशन में कहा कि जितनी तेजी से इन लोगों की आय बढ़ रही है उसके मुकाबले शिक्षा और मनोरंजन पे खर्च ये लोग ज्यादा कर रहे हैं। अर्थात मांग की आय लोच क्या होगी, धनात्मक होगी। अर्थात जब आय आय इन लोगों की बढ़ रही है, जब मांग की आय लोच धनात्मक होने का मतलब क्या होता है कि जब आय बढ़ रही है तो ये वस्तुओं की मांग को भी बढ़ा रहे हैं। और सामान्यतः ये सामान्य वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। बच्चों वाला प्रश्न है, मैं इसमें रुकूंगा ही नहीं क्योंकि इस प्रश्न को तो बच्चों वाला प्रश्न है। अगर जो आपने अब इसको भी आप नहीं जानते होंगे तो भाई सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर जो आपको ये भी नहीं पता है कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर क्यों होता है तो आप सीरियसली कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ठीक है। सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाई जा रही है। तो तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर इसलिए होता है कि वह वस्तु जिसका परिमाण उपभोक्ता के पास बढ़ता है अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो जब तटस्थता वक्र पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं ना कि दो वस्तुओं के संयोगों को ये बताता है, और अगर जो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ानी है तो दूसरे वस्तु की मात्रा को कम करनी होगी, और जो वस्तु इसके पास ज्यादा होता है वो कम उपयोगी होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना अर्थशास्त्र में, हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि उपभोक्ता कब संतुलन में होगा और उत्पादक कब संतुलन में होगा। तो जो उत्पादक होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। उत्पादक क्या करता है, उत्पादक, ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो संतुलन में हम लोग किसको किसको पढ़ते हैं, एक उपभोक्ता को पढ़ते हैं, दूसरा उत्पादक को पढ़ते हैं। तो जो उत्पादक होता है ना, उत्पादक जो होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, और जो उपभोक्ता होता है, जो उपभोक्ता जो होता है वो क्या करना चाहता है, अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। जैसे जब आप मार्केट करके आते हैं तो अब ये नहीं कहते कि हमको बहुत लाभ हुआ, हम इतना कपड़ा खरीदे बहुत लाभ हुआ। आप लाभ की बात नहीं करते, आप कहते हैं कि यार ये कपड़ा हमारे लिए बड़ी उपयोगी है, ये बड़ी उपयोगी है, इसको यहाँ पहनेंगे उसको वहां पहनेंगे, यही तो बोलते हैं ना। तो बताइए सर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि दी हुई आय और कीमत पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जितने लोग भी हैं सबकी आय अलग अलग है, ठीक है, सबकी आय अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 20-25 हजार कमाते होंगे कहीं ना कहीं से। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 50 हजार के आसपास भी कमाते होंगे। तो जब आपकी जो आय आती है, सपोज करिए कि 5,000 रुपये आपकी महीने की इनकम है, तो 5,000 रुपये आएंगे तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि 5,000 रुपये लेकर के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाएंगे और एक शाम को भोजन करके चले आएंगे। 5,000 रुपये अगर जो महीने का आपका आ रहा है तो आप ग्रोसरी स्टोर जाएंगे, वहां से तेल खरीदेंगे, वहां से आटा खरीदेंगे, वहां से चावल खरीदेंगे, वहां से दाल खरीदेंगे, ताकि पूरे महीने का राशन आपका हो पाए। तब आप कहेंगे कि आप अधिकतम उपयोगिता में है। अदरवाइज एक शाम को डिनर कर लेंगे किसी अच्छे होटल में तो आपकी उपयोगिता अधिकतम नहीं हो पाएगी, और एक विवेकपूर्ण व्यक्ति ऐसा करता भी नहीं है। अगला प्रश्न, गोसेन का प्रथम नियम हर आसमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। जब मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो क्या होता है, क्या होता है, तो उस वस्तु की मांग को कम कर देते हैं। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो देखिए अधिकतम बिक्री सिद्धांत, अमूमन ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत अमूमन ये देखने को मिलता है कि
एक जो उत्पादक होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, वो अपने क्या करता है, लाभ को अधिकतम करना चाहता है। लेकिन बोमेल साहब नाम के एक अर्थशास्त्री आए और बोमेल साहब ने कहा कि एक उत्पादक को अपने लाभ को अधिकतम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का विक्रय कैसे करेगा। ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का जब वो विक्रय करेगा तो ऑलरेडी उसका लाभ अधिकतम हो जाएगा। तो ये बोमेल ने बोला था। अगला कि बजट रेखा का ढाल निर्भर करता है। बजट रेखा का ढाल किस पे निर्भर करता है? सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं। बजट रेखा का ढाल क्या होता है? MRSXY इज इक्वल टू -PX अपान PY। अब बजट रेखा पढ़ना होगा। क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, तो बजट रेखा क्या होता है? बजट रेखा क्या होता है पता है कि भूल गए? तो देखिए, उपभोक्ता की आय तथा दो वस्तुओं की कीमतों में दिए जाने पर बजट रेखा का प्रत्येक वक्र उस संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता समान मात्रा में किसी वस्तु का क्रय कर पाता है। ठीक है, जैसे हम आप कहते हैं ना, जब आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि भैया ये हमारे बजट का नहीं है। अगर जो आप कोई अच्छा कोई बढ़िया कपड़ा देखते हैं और वो 10,000 रुपये का है या 20,000 रुपये का है तो आप कहते हैं ना कि यार ये हमारे बजट का नहीं है, हमको तो 2 से 3,000 रुपये का चाहिए। ठीक है, तो बजट किस पे निर्भर करता है? वस्तु की कीमत पे। ठीक है, कि वस्तु की कीमत क्या होती है। तो बजट रेखा का ढाल क्या होता है? वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि यदि गाजर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? देखिए बहुत खूबसूरत सा ये प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। एक तो होता है आर्थिक वस्तु, ठीक है, एक होता है आर्थिक वस्तु और दूसरा क्या होता है? अनआर्थिक वस्तु। ठीक है, अनार्थिक वस्तु। ठीक है, तो आर्थिक वस्तु ऐसा जिसका मौद्रिक मूल्य संभव है, मौद्रिक माप संभव है। जैसे आप जो मोबाइल लिए हैं ये आर्थिक वस्तु है क्योंकि इसको मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। जो आप कपड़ा पहने हैं इसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। जो पेन आपके पास है, जो कॉपी आपके पास है, इसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है, इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है। लेकिन अनआर्थिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि हवा हो गया, तो हवा जो है इसका कोई मौद्रिक मूल्य है क्या? नहीं है ना, तो हवा क्या हो गया? अनआर्थिक वस्तुएं हो गई। ठीक है, तो जितने लोग बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अगला सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यदि गाजर और एक अन्य वस्तु वाई अस्थापन्य वस्तु है, तो वाई वस्तु को हम मान लेते हैं कि वाई की जगह पे मूली है, गाजर और मूली। ठीक है, तो यदि गाजर और एक अन्य वस्तु वाई है, वाई को मान लेते हैं कि वो मूली है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी वो दिया है उसके अनुसार आप मान लीजिए। तो वाई वस्तु के मूल्य एवं गाजर की मांग के संबंध को एक वक्र द्वारा दिखाया जाएगा और उस वक्र का क्या नाम होगा, बेसिकली आपसे पूछ रहा है। तो अब इसके लिए भी वही बात हो गई कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है सर। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। कि जैसे मान लीजिए कि इधर चाय हो गया और इधर कॉफी हो गया। ठीक है, चाय और कॉफी हो गया, तो गाजर अस्थापन्न वस्तुएं क्या होती है? दो वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जो एक दूसरे की जगह पे प्रयोग की जाती हैं। तो चाय कॉफी क्या गाजर दिया तो है यहाँ पे, तो एक तरफ गाजर मान लीजिए और दूसरी तरफ क्या मान लीजिए? मूली मान लीजिए, अर्थात वाई वस्तु को मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो P1 क्वांटिटी होगी, जो P1 क्वांटिटी होगी उस पे Q1 मांग होगा।
ठीक है, P1 पे Q1 मांग होगा, और जब कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो फिर क्या होगा, दूसरे वस्तु की मांग जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, अर्थात अगर जो गाजर की मांग में वृद्धि होगी तो मूली की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। इसको आप मिला देंगे तो ये कैसा होता है, ऊर्ध्व गति का होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि एक फर्म सूचित करती है कि श्रम की सीमांत उत्पाद 5 है तथा श्रम की पूंजी के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी 2 है, तो पूंजी का सीमांत उत्पाद बताइए। हजारों बच्चों से आपको ये आगे कर देगा, ये प्रश्न कंपटीशन में आपको बहुत आगे करेगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? और पूरे सेशन को बढ़िया से देखिए, है ना। बहुत सारे बच्चे बीच बीच में सेशन को छोड़ देते हैं। जब बीच में आप सेशन को छोड़ेंगे तो आपको कैसे चीजें समझ में आएंगी सर? ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए आपको, क्या याद आना चाहिए आपको? ठीक है, MRS आपको याद आना चाहिए। MRS सब सी बोलने लगे, इतना जल्दी कैलकुलेशन, इतना जल्दी कर चुके क्या, इतना जल्दी वो कर लिए क्या, इतना जल्दी सॉल्व कर लिए क्या 1 सेकंड के अंदर? फिर तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, एसएससी की तैयारी फिर एसएससी की तैयारी करना चाहिए। MRST जो होगा वो क्या होगा, MPL अपान MPK के बराबर होगा, है ना। MRTS क्या बताता है, ये बताता है सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर को सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर को कौन बताता है, MRST बताता है, ठीक है, ये बताता है। उसके बाद ठीक है, हाँ, और श्रम की उत्पाद कितना दिया गया है, श्रम का उत्पाद दे दिया गया है 5, श्रम का उत्पाद कितना दे दिया गया है 5, अर्थात MPL का मान कितना दे दिया गया है, MPL का मान कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है। तो चलिए अब इसको आप फॉर्मूले में रख दीजिए और आपको पता हो जाएगा। तो MRST का मान कितना दे दिया गया था सर, यहाँ पे MRST का मान 2 दे दिया गया है ना, ठीक है, तो 2 सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर 2 दे दिया गया है, तो अब इसी में रख दीजिए। तो 2 इज इक्वल टू MPL अपान MPK की बात हो रही है, ठीक है, तो MPK ही आपसे पूछ रहा है ना यहाँ पे, पूंजी की सीमांत उत्पाद, ठीक है, MPK का ये 5 हो जाएगा सॉरी, ऊपर 5 होगा ना, MPL का मान दिया है, लेबर का मान दिया है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये है आपका MPK। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अपने उत्पाद ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु आवश्यक नहीं है। खूबसूरत सा प्रश्न है, लाइक और शेयर करते रहा करिए। रितेश कुमार जी, पूनम गुप्ता जी, सुरेश कुमार जी, ठीक है, मीनू यादव जी, फरीन फातिमा जी, भगवंती जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अमरेश सिंह जी, सदानंद मिश्रा जी, पुष्पा शर्मा जी, तस्नीम खान जी, श्रेया चौहान जी, रश्मि तिवारी जी, सर्वेश कुमार जी, राजन सिंह जी, सभी लोगों से निवेदन है, अंजना जी, श्रेया चौहान जी, पारस दास जी, सभी लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई और? ठीक है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु आवश्यक नहीं है, तो सभी उत्पादकों द्वारा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग, ठीक है,
सभी उत्पादकों के द्वारा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग। लेकिन ये जितने लोग भी बता रहे हैं आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर जो आप इकोनॉमिक्स की भाषा में देखेंगे ना तो ये बात जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं पूछ रहा है। ये स्थिर कीमत जो होगा, अगर जो इकोनॉमिक्स की भाषा आप देखेंगे ना तो स्थिर कीमत इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही माना है। आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? ऑप्शन नंबर बी माना है। और उत्पादन संभावना वक्र वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ होता है, जिसे कोई देश उपलब्ध संसाधन एवं तकनीक के दक्षतापूर्ण प्रयोग से उत्पादित करता है, ठीक है। तो स्थिर कीमत जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक्स के अनुसार, लेकिन आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी ही माना गया है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला कि दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है। दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है सॉरी, दुर्लभता एक दशा है जो कब विद्यमान होती है? दुर्लभ वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिसकी मांग बहुत ज्यादा हो, जिसकी मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा हो और उसका पूर्ति बहुत कम हो, अर्थात उत्पादन बहुत कम हो, तो ऐसी वस्तु को दुर्लभ वस्तु कहा जाता है। जिसे जैसे उदाहरण के तौर पे दुर्लभ वस्तुएं क्या हो जाएंगी? जैसे मान लीजिए सोना हो गया, सोना क्या है? दुर्लभ वस्तु है। हीरा, हीरा क्या हो गया? दुर्लभ वस्तु है। ये सब दुर्लभ वस्तु है, ठीक। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एक उत्पादन की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, अर्थात उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जिसके उत्पादन को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि साधन जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, ठीक। अगला कि एजवर्थ उत्पादन वाक्स में एकमात्र संभव साम्य अवस्था स्थिति वहां होती है जहां पर, अब अगर जो आपने एजवर्थ को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। एजवर्थ साहब ने क्या कहा था? संतुलन के लिए उन्होंने 2 शर्तों को बताया था, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। सामान्य संतुलन के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा था? कहा था ना कि प्रत्येक उद्योग में आगत मतलब जो श्रम होता है और जो पूंजी होता है के मध्य स्थापन की सीमांत दर समान होना आवश्यक होता है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर? सब गलत बोल रहे हैं। अब नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बस बता दे रहा हूं ताकि याद आ जाए, ठीक है। ये क्या होता है? ये स्पर्श करने वाले होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना। समुत्पाद एक दूसरे की स्पर्श रेखा होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जब उत्पादन कारकों को उनके सीमांत उत्पादों के अनुसार भुगतान किया जाता है तो खाली दे दिया गया है के अनुसार कुल उत्पादन सही निःशेष हो जाता है। थोड़ा अच्छा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। सभी लोग लाइक शेयर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर करते रहा करिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म होते हैं, जैसे सीमांत उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पाद क्या होता है, तो जो छोटे छोटे टर्म होते हैं वहाँ पे एलोबरेट किया जाता है, मेरे द्वारा आपको वहाँ पे बताया जाता है ताकि आप ठीक तरीके से चीजों को समझ पाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स के बेसिक को जब तक नहीं सीखेंगे तब तक इकोनॉमिक्स नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम का भी चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। अगला, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? कि जब उत्पादन कारकों को उनके सीमांत उत्पादों के अनुसार भुगतान किया जाता है तो उनके अनुसार कुल उत्पादन सही निःशेष हो जाता है। ये बात कहाँ पे बताई गई? तो ये बताया गया यूलर प्रमेय के अंतर्गत। कौन कौन बोल रहा है यूलर प्रमेय? यूलर प्रमेय कौन कौन बोल रहा है?
सब बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक लाइन की बात एक लाइन की बात मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। तो यूलर साहब ये कहते हैं कि जो सीमांत जब जो उत्पादक के जो उत्पादन के कारक होते हैं ना, अगर उत्पादन के कारकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्रतिफल दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अंततः उत्पादन में ना ही कोई वृद्धि देखने को मिलती है और ना ही कोई कमी देखने को मिलती है। तो यूलर प्रमेय के बारे में आप समझ लीजिए। यूलर प्रमेय क्या बताता है? यूलर प्रमेय बताता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे श्रम हो गया, पूंजी हो गया, भूमि हो गया, तो जो उत्पादन के साधन है, अगर उनको उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पे भुगतान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु के उत्पादन से ना ही वस्तु का अतिरिक्त उत्पन्न होता है और ना ही वस्तु में कमी आती है। तो जितने अर्थात ना ही उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है और ना ही उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो यूलर प्रमेय क्या बताता है? यूलर प्रमेय ये बताता है कि जब उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में ना ही उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है और ना ही उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। वृद्धि कमी का मतलब कि ना ही अतिरेक देखने को मिलता है, ना ही शॉर्टेज देखने को मिलता है। सो बी अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि काब डगलस उत्पादन फलन की बात हो रही है। काब डगलस उत्पादन फलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। जिसको सफलता मिलती है उसकी एक कहानी होती है ना? कहानी किस चीज की होती है? वो बाद में बताता है कि जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं लगी, लेकिन हम लगे रहे, हम मेहनत करते रहे और हम आज सफल हो गए, है ना? ऐसा थोड़ी है, सफलता इतना आसान थोड़ी। मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, धैर्य बना करके लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना? बशर्ते पूरे मन से मेहनत करिए, पूरे मन से मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और एक सिस्टमेटिक वे से पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो 15-15 साल स्ट्रगल करते हैं, 20-20 साल स्ट्रगल करते हैं, है ना? 15-15 साल, 20-20 साल स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हाँ, जब एक बार वो जिंदगी में सफल हो जाते हैं ना, तो फिर वो सफल दिखते हैं। केवल एक लोग को नहीं दिखते हैं, पूरी समाज को दिखते हैं, पूरे समाज को वो सफल दिखता है व्यक्ति। तो लगे रहिए, मतलब अपने मॉरल को डाउन न करिए। क्या उत्तर होगा भाई? कि काव डगलस उत्पादन फलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और एक लोगों ने मुझसे पूछा, सर जी मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो यार जिंदगी में और कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा आपको, पैसे का मोटिवेशन लीजिए। नौकरी लग जाएगी, हर महीने आपको 50 से 70 हजार रुपये आएगा आपके अकाउंट में, है ना? तो पैसा से बड़ा मोटिवेशन क्या है? पैसे के लिए लड़िए, ठीक है, पैसे के लिए मेहनत करिए कि भाई कम पैसे ने हमें बड़ी परेशान किया है, मिडिल क्लास से हम आते हैं या लोअर क्लास से हम आते हैं, पैसे ने बड़ी परेशान किया है, पैसा कमा करके दिखाएंगे, है ना? मेहनत करके दिखाएंगे, एक बार सफल हो गए फिर जिंदगी भर सैलरी मिलती रहेगी आपकी। ठीक है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन आपको क्या चाहिए? और इसके बाद भी अगर जो नहीं काम कर रहा है, नहीं मन कर रहा है काम करने को, आपको लगता है कि यार बहुत थक गए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, अपने माता पिता को देख लीजिए कि वो एक बड़ी उम्र होने के बावजूद भी वो आपके परिवार के लिए कितना कर रहे हैं और आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो यार अगर जो मोटिवेशन किसी से लेना भी हो ना, तो कभी अपने परिवार में अपने पेरेंट्स का चेहरा देख लीजिएगा और उनके रूटीन को देख लीजिएगा, उनकी मेहनत को देख लीजिएगा, है ना? 90% लोग ऐसे होंगे, 90% कंडीशन ऐसी होगी ना कि जितने भी लोग यहाँ पे उनके पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। तो कम से कम अगर जो वो हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं यार?
वो अगर जो उनकी अवस्था 40 साल से ऊपर हो गई है, 45 साल से ऊपर हो गई है, तो वो कर पा रहे हैं, तो आप अभी क्यों नहीं कर पा रहे? आप करिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तर होगा सर? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? तो कार्ब डगलस उत्पादन फलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सर यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पे आधारित है और कारकों के सापेक्ष उत्पाद लोच क्या होता है? इकाई के बराबर होता है, अर्थात ये स्थिर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ए और डी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। और अब अगर जो कार्ब डगलस उत्पादन फलन को पढ़ेंगे तो आप वहां पे पढ़ेंगे कि वो बताते हैं कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल पाया जाता है, अर्थात उत्पादन फलन में समता पैमाने के नियम देखने को मिलते हैं और किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है वो न्यूनतम दो साधनों से मिलकर के होता है। एक होता है श्रम और दूसरा होता है पूंजी। श्रम का जो भाग लगा होता है वो 3/4 लगा होता है और पूंजी का 1/4 भाग लगा होता है, इसीलिए प्रतिस्थापन की लोच एक होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए एक सेकेंड, क्या इसमें पूछा है? सही पूछा है ना? सॉरी सही पूछा है, मुझे लगा कि ये नहीं दिया है। ठीक है, देखिए मैं भी वही गलती कर रहा हूँ जिससे बार बार आप लोगों को बताता हूँ, मुझे लगा कि नहीं दिया। यह लंबी हाँ ठीक है, यह लंबी अवधि का उत्पादन फलन होता है। हाँ, दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा आप लोगों से बात करने के चक्कर में मेरा भी कंसंट्रेशन थोड़ा सा कोलैप्स हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, बिल्कुल ठीक है। कारकों के सापेक्ष उत्पाद लोच स्थिर होते हैं, प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। जितने लोग भी बी बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे, बी राइट है, हाँ बी ठीक है। अगला अगला कि स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन के संदर्भ में यदि प्रतिस्थापन प्रांचल का मान इज इक्वल टू -1 है तो प्रतिस्थापन की लोच होगी। अल्फा के द्वारा, मान लीजिए अल्फा के द्वारा हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन की लोच को डिनोट करते हैं। तो प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी बताइए? देखिए कितना खूबसूरत प्रश्न आ गया। क्या उत्तर होगा? हाँ चलिए, तो इजी सी बात है, क्या उत्तर होगा भाई? तो देखिए अल्फा का मान क्या दिया गया है? अल्फा का मान क्या दिया गया है? थोड़ा आराम से देखिए। अच्छा, प्रतिस्थापन की लोच अर्थात अल्फा ही पूछ रहा है, प्रतिस्थापन की लोच ही पूछ रहा है। तो प्रतिस्थापन की लोच क्या होता है? 1 अपान 1 प्लस ई होता है ना। ठीक है, ई होता है ना, ई को प्रतिस्थापन प्रांचल से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस -1, क्योंकि ये क्या दिया गया है? ये -1 दिया गया है ना, -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/+1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। एक एक 1/0, 1/0 क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ये क्या होता है? अनंत होता है। और ये किसके किसके मध्य में होता है? 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में होता है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगला कि उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र होता है, क्या होता है सर? उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन क्या होता है? आगतों और निर्गतों के मध्य फलनात्मक संबंध को ही उत्पादन फलन बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा
तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं क्या? ये प्रश्न कहां से है? ये है समुत्पाद वक्र का प्रश्न। तो समुत्पाद वक्र क्या होता है, कोई बताएगा? समुत्पाद वक्र क्या होता है? तो दो संसाधनों के विभिन्न संयोगों, देखिए, दो संसाधनों के विभिन्न संयोजनों को दिखाता है जिसके साथ एक फर्म समान मात्रा में उत्पादन को प्राप्त करता है। तो समुत्पाद वक्र क्या करता है कि समुत्पाद वक्र उत्पादन के उन दो संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे कोई एक उत्पादक समान मात्रा में उत्पादन को प्राप्त करता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि समुत्पाद वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है ना, अगर जो इसको संभाल लिए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जितने लोग भी समष्टि अर्थशास्त्र का, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि यदि सभी समुत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाले ये होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह बाएं से दाएं तरफ नीचे गिरते हुए होते हैं, अर्थात जब श्रम की मात्रा में वृद्धि होती है तो हमें उत्पादन के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए पूंजी की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। अर्थात उत्पादन के दो साधन है, एक श्रम है और दूसरा पूंजी है। तो आपको समान उत्पादन प्राप्त करना है तो अगर जो आप श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे तो पूंजी की मात्रा को कम करनी पड़ेगी, ठीक है। और समुत्पाद वक्र क्या बताता है? उत्पादन के दो साधनों को बताता है जिससे एक उत्पादक समान मात्रा में उत्पादन को प्राप्त करता है, ठीक है। और उत्पादन के दो साधन कौन कौन से हैं? एक श्रम है और दूसरा पूंजी है। अगर जो श्रम को बढ़ाया जाएगा तो पूंजी को कम किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जब, लागत वक्र कब पूर्ति वक्र होता है, ठीक है। और ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। अर्थात वहाँ पे आपकी थियरी की क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस रिव्यू क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ दी जा रही है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? बस आप मुझे एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दोनों जगह ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए। निश्चित तौर पे कहीं इधर उधर से बहुत सारी चीजें आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। सो क्या उत्तर आ रहा है सर कि लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होता है जब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा शुद्ध हो, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता हो। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है। अर्थात यहीं पे क्या होगा कि लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होगा जब प्रतियोगिता क्या हो? शुद्ध हो। अगला, वास्तविक लागत की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? एक होता है मौद्रिक लागत और दूसरा होता है वास्तविक लागत। मौद्रिक लागत और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत, ठीक है। तो मौद्रिक लागत का मतलब कि मान लीजिए कि आप कोई किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पेन का उत्पादन करने जा रहे हैं। तो जब आप पेन का उत्पादन करने जा रहे हैं तो मान लीजिए कि उसमें आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, ये हो गया मौद्रिक लागत। लेकिन पेन का उत्पादन करने जा रहे हैं तो अगर जो आप 10 लाख रुपए भी लगा रहे हैं और प्लस उत्पादन करने में आपको थकान भी तो हो रहा होगा, आपका दिमाग भी तो लग रहा होगा, आपका मेहनत भी तो लग रहा होगा, मेहनत भी लग रहा होगा। तो ये बात कौन करता है? ये क्लासिकल अर्थशास्त्री करते हैं, अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री करते हैं। तो वास्तविक लागत वो लागत होती है जो एक उत्पादक कर्ता को मुद्रा के अलावा भी लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए
कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप पैसा तो लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसा के साथ साथ दिमाग भी तो लगता है, थकान भी तो होती है, मेहनत भी तो लगता है। ये हो गया आपका वास्तविक लागत। तो अगर जो मौद्रिक लागत में थकान को, मेहनत को और अन्य अमौद्रिक कारकों को सम्मिलित कर देंगे तो आपकी मौद्रिक लागत सामने आ जाएगी। यही बात कौन करता है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा होती है। अगला, कि सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है जब औसत लागत हो। चलिए, क्या उत्तर होगा सर? ठीक है, क्या क्या उत्तर आ रहा है? मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत से जिंदगी में सब कुछ पाया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। बस ऐसे सच्चे मन से मेहनत करिए, सब कुछ मिल जाएगा, है ना? ये नहीं कि ठंड बहुत है, आज क्या पढ़ना है, और ठंड के समय में बिस्तर पे बैठ के मत पढ़िए। हमेशा पढ़ने का प्रयास करिए कि आपके पास चेयर हो, टेबल हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आराम से बिस्तर पे लेटे हुए हैं, सर जी पढ़ा रहे, मोबाइल सामने है, दिमाग में कुछ इधर उधर की बातें घूम रही हैं, कुछ सर जी की बातें चल रही हैं। अरे भाई, पढ़ रहे, एक टेबल और एक चेयर, इन दोनों की व्यवस्था कर लीजिए, और जब पढ़ने बैठिए तो थोड़ा इत्मीनान से बैठिए, है ना? थोड़ा सा इस तरीके से बैठिए कि आप लगे कि हाँ भैया, आप टीचर बनने वाले, आप शिक्षक बनने वाले, है ना? ठीक है, चलिए, हाँ। तो क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ये आपकी जिंदगी की इतनी जरूरी चीजें हैं जो आपका भविष्य बदलने वाली है, और इसको आप अगर जो बिस्तर में सो करके क्लास देख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। हाँ, उठिए, आराम से बढ़िया टेबल चेयर लगाइए, बढ़िया देखिए, दिमाग दूसरे तरीके से काम करेगा। अगला प्रश्न। यार, मैं बैठी के तो पढ़ा रहा हूं, आप लोग के जैसे मैं आलस दिखाऊं तो कैसे क्लास ले पाऊंगा? तो जब मैं आलस नहीं दिखा रहा हूं तो आप क्यों दिखा रहे हो? अगला, कि सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है जब औसत लागत क्या होती है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ना, न्यूनतम होती है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि न्यूनतम होती है। सीमांत लागत औसत लागत के बराबर तभी होती है जब औसत लागत न्यूनतम होती है, और यहीं पे एक जो फर्म होती है वो साम्य अर्थात संतुलन की स्थिति में विद्यमान होती है, अर्थात जो उत्पादन के साधन होते हैं उससे वो क्या करता है कि मैक्सिमम उत्पादन को प्राप्त कर पाता है। अगला, कि औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है। औसत स्थिर लागत, चलिए, औसत स्थिर लागत किसके बराबर होता है? तो क्या होगा सर? ठीक है, तो ए, हाँ, एएफसी किसके बराबर होता है? ये औसत स्थिर लागत की बात कर रहा है ना, अर्थात एएफसी की बात कर रहा है। तो एएफसी किसके बात ठीक है, ठीक है, तो एएफसी इज इक्वल टू क्या होता है? एएफसी इज इक्वल टू होता है टीएफसी अपान टी क्यू, सॉरी टी ओ। टीएफसी का होता है औसत स्थिर लागत, ठीक है, सॉरी, एएफसी क्या होता है? ये होता है औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत। टीएफसी क्या होता है? टीएफसी जो होता है वो क्या होता है? कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत। ठीक है, टी क्या इंडिकेट करता है? टीओ क्या इंडिकेट करता है? टीओ जो है वो टोटल आउटपुट को बताता है, टोटल आउटपुट को बताता है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, सकल लाभ क्या होता है? अर्थात किसी वस्तु का अगर जो उत्पादन हो रहा है तो लाभ क्या होगा भाई, बताइए। तो जितने लोग भी, और सभी लोग समय से क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए, सभी लोग समय से क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। तो लाभ कब होगा? किसी वस्तु का जो लाभ है वो कब होगा?
तो लाभ कब होगा? तो भैया आप कहेंगे कि सर जी लाभ तभी तो मिलेगा जब हमारा कुल आगम मतलब हमारी कुल आय में से जब कुल व्यय को घटा दिया जाएगा, तभी तो हमको लाभ मिलेगा। जब कुल आय से कुल व्यय को घटा दिया जाए तभी लाभ मिलेगा। अर्थात अगर जो मान लीजिए कि किसी वस्तु को बेचने से 20 रुपए का आय आपको प्राप्त हो रहा है और उस वस्तु को उत्पादित करने में आप 15 रुपए खर्च कर रहे हैं, तब आपको लाभ कै रुपए का होगा? 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जो सकल लाभ होता है वो कुल आय माइनस कुल व्यय के बराबर होता है। अब कुल व्यय अर्थात उपभोग लागत क्या होती है? ठीक है, कुल लागत क्या होती है अर्थात व्यय क्या होता है? तो व्यय जो होता है वो कुल स्पष्ट लागत, मतलब जो लागत होती है फर्म की, तो लागत इज इक्वल टू क्या होती है? कुल स्पष्ट लागत माइनस अस्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत में क्या आता है? श्रम आता है, भूमि आता है, पूंजी आता है, और अस्पष्ट लागत के अंतर्गत अन्य सभी प्रकार के लागत आते हैं। और कुल आगम मतलब आय। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि यदि एक विक्रेता की मांग वक्र P इज इक्वल टू 16 माइनस 1/2 Q हो तो उसकी प्राप्त होने वाली सीमांत आगम होगी कितना? खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए है कि नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सॉल्व करिए। P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होगा? कुछ सोच रहे होंगे कि सर जी जल्दी से छुट्टी कर दें, हम जाएं, और मैं ऐसा क्वेश्चन ला दे रहा हूं जो आपके धैर्य की परीक्षा लेने लग रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। चलिए ठीक है, मैं भी देखता हूं कि आप कितने धैर्यवान हैं। कुछ सोच रहे होंगे कि सर जी जल्दी छुट्टी करते तो अब हम जाते, क्योंकि अब सेशन खत्म होने वाला है। ठीक है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्चुअली जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। एक एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो मतलब बेल बज जाती थी, लेकिन बेल बजने के बावजूद भी वो क्लास से बाहर नहीं जाते थे। बेल बज जाती थी, क्लास ओवर हो जाता था, फिर भी वो बाहर नहीं जाते। वो पूरा पढ़ाने में इतना रम जाते थे कि वो बेल लगने के बाहर भी नहीं जाते। बेल ओवर हो जाता था, बेल लग जाता था, उसके बाद भी वो बाहर नहीं जाते। तो हम लोग सोचते थे कि यार जल्दी ये जाए ताकि हम लोग बाहर निकले। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू P इज P इज इक्वल टू 16 माइनस 1/2Q। लेकिन जानते हैं हमारी सोच क्या आ जाती है? एक एक अच्छे शिक्षक की सोच ये होती है कि यार इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर जो इसको स्किप कर देंगे ना तो हो सकता है कि ये प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में चला है ना? इन सारे प्रश्नों को स्किप नहीं किया जा सकता है। ठीक है ठीक है, तो P इज इक्वल टू 16 माइनस 2/Q होता है। ठीक है, फिर टी आर इज इक्वल टू क्या होता है? तो टी आर इज इक्वल टू होता है P इंटू क्यू। P इंटू क्यू होता है। तो P इंटू क्यू में जब इसको हम रखेंगे तो 16 माइनस 1/2Q। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा? क्यू, क्यू का मान तो दे दिया है, सॉरी पी का मान तो दे दिया गया, पी का मान तो रख दिया ना, पी का मान तो रख दिया गया। अब यहाँ पे क्यू आ गया, ठीक है, इंटू क्यू हो गया। अब फिर इसको थोड़ा इधर ला करके ठीक से सॉल्व कर दीजिए। तो अब जब आप इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 16Q आ जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि एक क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर जो आपको यहाँ पे एम आर ज्ञात करना है, अब अगर जो आपको एम आर ज्ञात करना है तो टी आर का आकलन करना पड़ेगा। एम आर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टी आर का आकलन करना पड़ेगा। तो एम आर इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर इज इक्वल टू होता है डी अपान डी क्यू इंटू टी आर, टी अपान डी क्यू इंटू टी आर। तो ये क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 16। इसका मान क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। किसी और दिन इस प्रश्न को लेकर के आऊंगा जब सेशन थोड़ा सा मतलब वो रहेगा, किसी दिन और लेकर के आऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा
क्योंकि ऑलरेडी समय बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी पॉलिटी की भी क्लास आप लोगों की शुरू होने वाली होगी। तो देखिए, हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर पाए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे आपको आपके बैच में आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात थियरी की क्लास करवाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार की इकोनॉमिक्स के प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर जो आप एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज को याद करने की। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में जुड़ेंगे, बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को कर सकते हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए कैसी तैयारी चल रही है, कहाँ के प्रश्न गलत हो रहे हैं, जहाँ भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस इन सारे कंटेंट को आप ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। यार कहाँ से प्रश्न बनेगा, इतने सारे माध्यमों से हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, मतलब बस आपको वन टाइम ही फीस सबमिट करनी है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये आपकी है ना। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, या आपको कोई भी अगर जो इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश स्टेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, मतलब सभी बैच आपको मिल जाएंगे। अलग अलग राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है उसके लिए भी आपको बैच मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं एप्लीकेशन पे, फिर मिलते हैं यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।